नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कहते हैं कि संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। जी हां, आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे आईपीएस अधिकारी के बारे में जिनका पूरा जीवन संघर्षों से बना हुआ है, संघर्षों से जुड़ा हुआ है और आईपीएस बनने के बाद भी संघर्ष नहीं छोड़ा। अपने जैसे लोगों को वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, युवाओं को लगातार मोटिवेट करते हैं और युवाओं को भी उस जगह पर वो पहुंचाना चाहते हैं जिस जगह पर आज वो खुद हैं। जी हाँ, मैं स्वागत करता हूं 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी सूरज सिंह परिहार जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। सूरज जी, थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं आपको आपकी स्टूडेंट लाइफ की तरफ। कैसा रहा आपका स्टूडेंट लाइफ और परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? परिवार मैं जौनपुर यूपी के जौनपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ हमारा गांव है। प्राथमिक मेरी शिक्षा दीक्षा जौनपुर में ही हुई थी और जौनपुर प्राथमिक शिक्षा दीक्षा के बाद हम लोग कानपुर आ गए थे। तो कानपुर में बाकी रही सही शिक्षा दीक्षा हुई है। परिवार के बारे में आप पूछ रहे हैं, माता हैं, पिता हैं। जो प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहा था उस समय दादा दादी भी थे, तो मेरा शुरुआती जो उनसे सानिध्य रहा उससे मैं बहुत लाभान्वित रहा। माता पिता के अलावा भाई बहन भी हैं जो अभी अपने अपने जगह पे हैं, ठौर ठिकाने पे वेल सेटल्ड हैं। और अभी वर्तमान में मेरी वाइफ है और एक बेटा है। वाइफ मेरी डॉक्टर हैं। तो जी, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का सफ़र यहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल होता है। फैसिलिटीज़ वैसे नहीं मिल पाती जैसा बाकी बच्चों को मिलती है। संघर्ष जीवन में बहुत कुछ रहता है। मिडिल क्लास फैमिली से आप भी बिलोंग करते हैं। यहाँ तक का सफ़र, चूँकि ये सफ़र आईपीएस बनने के पहले बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सफ़र हैं जिन्होंने और आपने जो तय किए हैं। एसबीआई में आप रहे, पीओ का एग्ज़ाम आपने दिया, आईआरएस अब बने, आईपीएस बने आप। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए कितना लंबा संघर्ष मानते हैं इसको? अगर आप यूपीएससी के संदर्भ और सापेक्ष बात कर रहे हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा लकी नहीं हैं तो मेरा मानना है कि ठीक ठाक संघर्ष खिंच जाता है। उसके लिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार भी रहना चाहिए। मैं ज़्यादा बात को ना खींचते हुए अपनी सीधे तौर पे जर्नी शेयर कर सकता हूँ। 12वीं में मैं अपने कॉलेज का टॉपर था और पहला स्टूडेंट था जिसके यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में सभी सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन थे, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। आपको पता होगा उसमें सामान्यतः 60-65 नंबर आ जाए तो लोग बहुत खुश रहते हैं। उसके बाद चूँकि 12वीं के आसपास ही मुझे क्रिएटिव राइटिंग के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था, नेशनल बालश्री ऑनर। वो भी कानपुर का प्रथम व्यक्ति था जिसको यह सम्मान प्राप्त हुआ था। तो लोगों की स्वाभाविक थी, बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ गई थी और उन अपेक्षाओं के बोझ तले में ऐसा दब गया था कि शीघ्र ही मुक्ति का कोई उपाय दिख नहीं रहा था। अब इसी बीच में मैंने फिर मैंने और मेरे दोस्त ने कोचिंग डाली। चूँकि परिवार बड़ा था और जिम्मेदारियाँ थीं मध्यम वर्गीय होने की वजह से, और एक सचेत बच्चा था अपने परिवार का, तो ये भी लगता था कि माता पिता पे अनावश्यक बोझ ना बनूं। तो मैंने, मेरे दोस्त ने कोचिंग डाली, बहुत सफल नहीं हुई। फिर एक जगह मैं पढ़ाने भी लगा। धीरे धीरे फिर मेरा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था तो उसमें मेरे को पहली जो संस्थागत जॉब 2005 में मुझे मिली, इंस्टीट्यूशनल जॉब, वो बीपीओ में थी और इंटरनेशनल कॉल सेंटर था। तो नोएडा चला गया 2005 से 7। फिर वहाँ हमने कुछ सेविंग की। सेविंग करने के बाद मैं सेविंग लेके दिल्ली आया। वहाँ मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया। मेरा जो अनुमान और आकलन था कि इतने पैसे ठीक ठाक पूरे पड़ जाएंगे, वो मेरा महज किराए और आने जाने, किराया भाड़ा और इन तमाम चीज़ों में, खाना पीना सब बाहर का, होटल वगैरह का, इन सब में वो खर्चा हो गया और बमुश्किल मैं 8 महीने ही सरवाइव वहाँ कर पाया। तो उसके बाद पुनः मुझे जो है एसएससी ग्रेजुएट लेवल, बैंक पीओ के उस समय वैकेंसीज़ निकल रहे थे, तो बैंक पीओ में मैंने 7-8 बैंक का एग्ज़ाम भर दे दिया कि मतलब कहीं ना कहीं एक नौकरी, एक ठिकाना मिल जाएगा। तो लगभग सभी में हो गया और जिसमें सबसे पहले वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र था, वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया था। ठाणे गया, ठाणे और मुंबई की मैंने हवा ली। वहाँ दादर में जो भीड़ होती थी ट्रेन में, मैं वो लोकल का पूरा गवाह हूँ, जो वहाँ बॉम्बे लोकल चलती है। तो ठीक ठाक लंबा सफ़र रहा है, लेकिन बहुत दिलचस्प। सिविल सर्विस में हिंदी को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुना, बहुत मुश्किल होता है ये। क्या सोचा था उस समय जब हिंदी का ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिया आपने? देखिए, बहुत ज़्यादा गाइडेंस वगैरह तो उपलब्ध था नहीं, क्योंकि परिवार में यूपीएससी निकाला हुआ कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और आपको पता है संचार के ऐसे साधन नहीं थे। आजकल जैसे हम लोग लगातार संवाद करते रहते हैं, स्टूडेंट्स की सभी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, ऐसे कोई सिलेक्टेड लोग भी नहीं थे जो हमको गाइड कर सकें।
हिंदी साहित्य मैंने बोला आपको कि मुझे 2001 में नेशनल बालश्री ऑनर मिला था क्रिएटिव राइटिंग एंड पोइट्री के लिए। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट तो हमेशा से था ही था, और उसके चलते मुझे लगा कि ये एक ऐसा विषय रहेगा, अगर इसको मुझे लंबा पढ़ना भी पड़ा तो मैं बोर नहीं होऊंगा। तो इंटरेस्ट की वजह से मैंने इसको ले लिया था। सर, संघर्ष की अगर मैं बात करूं तो आज का जो युवा है सर, ये संघर्ष तो करना चाहता है लेकिन संघर्ष पे लगातार सतत बना रहना नहीं चाहता। वो चाहता है कि सफलता का भी शॉर्टकट रहे, जबकि सफलता का कोई दूसरा शॉर्टकट होता नहीं है। खास तौर से हिंदी मीडियम बच्चों के लिए अगर कुछ आप कहना चाहें, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है ये पहले ही ये सोच लेता है कि यूपीएससी फाइट नहीं कर पाएगा। देखिए, अगर मैं बिल्कुल ज़मीनी हकीकत की बात करूं तो 2012-13 के बाद से हिंदी माध्यम के चयन बहुत कम हो गए हैं। एक समय था जब 35 से 40% बच्चे जो है वो हिंदी बेल्ट से चयनित होते थे यूपीएससी में। जिस साल मैं आईआरएस बना था उस साल 1200 करीब लोगों में से महज 26 लोग हिंदी माध्यम के थे जो फाइनली सेलेक्ट हुए थे। ये 1200 लोग, करीब 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग पीटी अपीयर होते हैं, उसके बाद ये 1200 फाइनल चयनित होते हैं। उनमें 22-23 लोग थे जो इसके थे, और जिस साल मैं आईपीएस बना वो संख्या लगभग उसी के आसपास 20 के आसपास थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनौतियां बढ़ गई हैं, लेकिन महज इतना कह के और हार मान लेने में कोई वो नहीं है बहादुरी। आप चुनौती को स्वीकार करें और अपनी अगर कोई कमी दिख रही है तो उस कमी पे काम करके पार पाएं। मैं भी यहाँ बैठा हूँ और भी बच्चे रहते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, तो असंभव कुछ भी नहीं। हाँ, आपके मन में वो जज्बा तो जगाना पड़ेगा आपको। 2015 में आप आईपीएस सेलेक्ट हुए सर, 2015 बैच के आप हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आईपीएस सेलेक्ट होने के बाद छत्तीसगढ़ कैडर को प्रियोरिटी दें, चूँकि नक्सल प्रभावित इलाका है। लेकिन अगर आपकी जर्नी की मैं बात करूं तो आपने अधिकतर उन राज्यों को चुना प्रेफरेंस लिस्ट में जो अधिकतर नक्सलाइट इफेक्टेड थे। इसका क्या कारण था? क्या पहले से ये सोच कर आए थे कि नक्सल बेल्ट पर ही काम करना है? जी, इसका आप कह सकते हैं थोड़ा सा कभी कभी मैं आदर्शवादी भी हो जाता हूँ। थोड़ा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर देशभक्ति का भाव थोड़ा है, क्योंकि बचपन से ही दादाजी के साथ था, तो उन्होंने जो बचपन में कहानियाँ और जो संस्कार के बीज दिए उसके अनुसार मुझे लगता है कि ऐसा है मेरे अंदर। तो आपने जो बोला उस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी पहली और दूसरी प्रायोरिटी वो थी जहाँ मुझे प्रत्यक्ष लाभ होने वाला था। पहला मेरा होम कार्डर था, दूसरा कमिश्नरेट सिस्टम वाला अगमुट था। उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, यही कार्डर थे जो रेड कॉरिडोर का पार्ट हैं। तो इसके पीछे लेकिन एक ठोस बात ये भी थी कि मुझे हमेशा लगता है कि भारत के बाकी सभी राज्यों में काम किए हुए आईपीएस अधिकारियों का प्रोफाइल कमोबेश एक ही होता है। यहाँ भी मुझे इंडस्ट्रियल बेल्ट में इंडस्ट्रियल टाइप की पुलिसिंग, अर्बन बेल्ट में अर्बन पुलिसिंग और तमाम चीज़ें करने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैंने बस्तर में सेवा नहीं की है तो मेरा प्रोफाइल बाकियों से कुछ यूनिक नहीं हुआ। तो आपदा में अवसर आप उसको बोल सकते हैं। तो मुझे इस लिहाज से मैंने छत्तीसगढ़ का चयन पहले किया। आईपीएस सेलेक्ट होने के बाद सर राजनांदगांव आप रहे, रायपुर आप रहे, उसके अलावा दंतेवाड़ा आप रहे, फिर उसके बाद पेंड्रा मरवाही गोरेला, जो इस सरकार के बाद अगर मैं बात करूं, पहले ओएसडी भी आप वहां पर बने थे, एसपी भी आप वहां पर बने। ये सफ़र जर्नी कैसे रही? कोई ऐसे काम जो आपको याद हो आज भी कि, क्योंकि पेंड्रा गोरेला मरवाही के जब आप एसपी थे तो आज भी आपका काम याद किया जाता है। एक ऐसी लाइब्रेरी आपने तैयार की है जो खाली छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में आज ख्याति प्राप्त कर रही है। ये जो सफ़र जो शुरू हुआ था राजनांदगांव से लेकर अब तक का, उसके बारे में बताएंगे। बेहद रोचक सफ़र रहा। आपने भी कई चीज़ें बता ही दी हैं। तो शुरुआत में डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी के चरणों में मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला। वहाँ डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में मुझे थाना प्रभारी, तो सीमावर्ती इलाका होने से काफ़ी चैलेंजेस थे, वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। टूरिज़्म के लिहाज से भी अच्छा था, रेलवे का बड़ा जंक्शन था और हर तरह के क्राइम मौजूद थे, तो बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद सिविल लाइन में आया मैं, बेहद व्यस्त इलाका, रात भर, मेरा बच्चा बहुत छोटा था तो रात भर ड्यूटी करके देर रात में आ रहे हैं तो पता चला बच्चे की ड्यूटी भी चल रही, तो वो सब में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। दंतेवाड़ा गए, वहाँ पे एकदम ही अलग था, लीग से हट के काम करने की आप बात कह रहे हैं। तो शुरुआती 3 महीने में ही हमारे एसपी अभिषेक पल्लव सर के मार्गदर्शन में हमने बहुत जज्बे से काम किया। मुझे लगता है लीग से हट के काम में मैं बताऊंगा कि 3-4 ऑपरेशन ऐसे थे जहां मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क लिया। मैं 20-25 की संख्या में नफरी के साथ घनघोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैठा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, मतलब रिस्क टेकिंग एपेटाइट कह सकते हैं मेरा,
या मेरा वो जज्बा कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए, तो वो भी एक जैसे हमने मूवी और गाना बनाया था वहाँ पे, मैं अपने प्रयास से मैंने लगभग वो पूरी मूवी और गाना तैयार किया था और लगभग 0 बजट पे, वो भी लीक से हट के बोल सकते हैं आप। गौरेला पेंड्रा का आप जानते ही हैं कि कोरोना प्रभावित समय रहा, वो ओएसडी होना, फिर पहला पुलिस अधीक्षक होना, ना आपके पास ऑफिस है ना आपके पास आवास है, और फिर सभी चीज़ों को पुलिस लाइन से लेके कंट्रोल रूम से लेके हर एक ऑफिस को स्क्रैच, राइट फ्रॉम स्क्रैच, 0 से शुरू करना। तो बाकी पुलिस की पाठशाला आपको पता ही है, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं इसमें। ये नई सुबह का सूरज बनकर तुमने नक्सलवाड़ी, ये दोनों क्या था सर? क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत भी हुई थी और शायद जो फिल्म थी उसको भी काफ़ी आपने दिल से इसे बनाने की भी कोशिश की, आपकी मदर इन लॉ ने आवाज़ भी दी थी इसमें। ये पूरा घटनाक्रम क्या था सर नक्सल इफेक्टेड इलाके में? शुरू से ही ऐसा लगा कि प्रोपेगेंडा का वॉर है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, जिसमें आप कितना अपने आप को किस तरह से लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके भी अपने निहितार्थ हैं। तो मैंने उस समय भी जब लोग पूछते थे कि आप ऐसा पुलिस अफसर हो के ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने यही बोला था कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के जो अलग अलग हैं उनको अलग अलग करके दिखा देना ही ज़रूरी है। तो उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में चूंकि हम लोग फिजिकली तो हम बढ़त हासिल कर ही रहे थे, साइकोलॉजिकली भी बढ़त हासिल कर सकें, ये हमारा प्रयास था। काफ़ी सफल भी रहा। आप यूट्यूब पे अभी भी देख सकते हैं, वो गाना भी है और वो फिल्म भी है, ठीक ठाक संख्या में उसका प्रचार प्रसार भी हुआ। उसकी सीडीज़ और कैसेट बना के हम लोगों ने बहुत जगह बांटी भी थी, वितरित भी की थी। तो ये मतलब मल्टी प्रॉन्स स्ट्रेटजी थी नक्सलवाद से लड़ाई की। युवा काफ़ी जल्दी तनाव में आ जाते हैं सर। तनाव में हमने देखा है, तनाव का कारण अलग अलग हो सकता है सर, लेकिन तनाव आज की डेट में बहुत है। युवाओं में खासतौर से तनाव देखा जाता है जब वो करियर के बारे में सोचते हैं, जब थोड़ी सी हताशा मिल जाती है तो ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। जवानों में भी हम देख रहे हैं लगातार तनाव बढ़ रहा है। इस तनाव के बारे में क्या सोचते हैं आप? किस तरह से इस तनाव को दूर करना चाहिए युवाओं को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा भौतिकतावादी ज़्यादा हो रहे हैं। मैं थोड़ा फिलोसफिक साउंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने नेचर में भी थोड़ा फिलोसफर हूँ और मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है। हर व्यक्ति को थोड़ा ना थोड़ा आध्यात्मिक, थोड़ा ना थोड़ा दार्शनिक उसका होना, मिजाज का होना ही चाहिए। नहीं तो फिर आप जो है बहुत जल्दी, जब आप एक ऐसी परम सत्ता को मानते हैं जिसके ज़रिए आप जिस पे एक संबल या आलम्बन ले सकते हैं, तो आप कई बार इन चीज़ों से बड़े आसानी से उबर जाते हैं। जब आपको पता रहता है कि वो सुख का समय भी बीत गया था, ये दुख का समय जो पिछला था वो भी बीत गया था, तो ये भी सुख दुख जो भी है, तो आप लगभग संवेद व्यवहार करते हैं। फिर आप इन चीज़ों से कई बार ऊपर उठ जाते हैं, कोशिश तो कर ही सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी जो है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, उससे तनाव अनावश्यक अनचाहे आ ही जाता है। और आज इंटरनेट का प्रचार प्रसार हो गया है, मोबाइल फ़ोन है, व्हाट्सएप पे ऑफिसेस चल रहे हैं कई जगह, तुरंत कंप्लायंस चाहिए। लोगों में धैर्य की कमी है क्योंकि एक क्लिक पे लोगों को हर चीज़ मिल जाती है। आपने देखा होगा रोड रेज वगैरह भी अक्सर हो जाते हैं क्योंकि लोग हॉर्न मार रहे हैं, लोगों को आगे निकलने की जल्दी है। तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस दौड़ से। आप 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाएंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा सा दार्शनिक, थोड़ा आध्यात्मिक होने की भी ज़रूरत है आजकल के भौतिकतावादी मानव को। युवाओं को लक्ष्य निर्धारित करने के पहले किन किन बातों का सर ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि वो अगर एक लाइन हमने तय कर ली, अगर हम सही लाइन में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। आपकी क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप किस पृष्ठभूमि को बिलोंग करते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो अपना पूर्णतः आकलन, सबसे अच्छा आकलन, ईमानदारी पूर्वक आकलन आप कर सकते हैं। उस आकलन को करें, उसके बाद ऐसा कोई लक्ष्य बनाएं कि डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। तो आपको अनावश्यक तनाव भी नहीं होगा। जो अभी आप तनाव की बात कर रहे थे, आप वो करें जिससे आप प्रेम करते हैं, और जो आप कर रहे हैं उससे आप प्रेम करने लगें। ये दोनों चीज़ों के बीच में जब आप साम्य और संतुलन स्थापित कर लेंगे तो जीवन अपने आप सुंदर, अच्छा लगने लगेगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जो पहला जिला था जिसमें बतौर आप ओएसडी, उसके बाद बतौर पुलिस अधीक्षक वहाँ आपने सेवाएं दी, पुलिस की पाठशाला, ये कंसेप्ट बहुत पॉपुलर वहाँ पर हुआ। इस कंसेप्ट को शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था?
आदित्य जी, जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा की कि मेरा संघर्ष थोड़ा लंबा खिंच गया और अपने पास में कोई गाइडेंस वगैरह नहीं था। तो हमको हमेशा से ऐसा लगता रहा है कि जो समस्याएं, जो चुनौतियां अपने को मिली, वो जो है हम कितना उसमें मैं योगदान कर सकता हूं कि कोई अन्य छात्र को उससे रूबरू या दो चार ना होना पड़े। हिंदी साहित्य की मैं बात कर रहा था, मेरा विषय भी है। मेरे पसंदीदा एक कवि हैं अज्ञेय, वो नदी के द्वीप नामक एक रचना में लिखते हैं, वो मैं पढ़ देता हूँ, मेरे मोबाइल पे है। दुख सबको मांझता है, घिसता है, रगड़ता है, चमक के बाहर निकलता है आदमी। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको ये मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। तो एक मीनिंगफुल ह्यूमन लाइफ, एक अर्थपूर्ण मानव जीवन जीने की चाहत ललक हमेशा से रही है। उसी क्रम में ये एक प्रयास था। कोविड काल की अगर मैं बात करूं तो सर सोशल मीडिया में सूरज सिंह परिहार काफ़ी पॉपुलर हुए थे। अलग अलग लोगों की मदद करना ये होता नहीं है सर, चाहते सब हैं लेकिन वो गोल बनाकर कोई नहीं चलता कि मुझे हर इंसान की मदद करना। हमने देखा है सर, जब सेकेंड वेव आई थी तो एक एक इंजेक्शन रेमडेसिविर के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इतनी मारामारी थी। यहाँ रहते हुए, आपने पेंड्रा में रहते हुए मुंबई में लोगों का इलाज कराया, रायपुर छत्तीसगढ़ में जो जो लोग आपको पर्सनल व्हाट्सअप करते थे, सोशल मीडिया में आपसे कनेक्ट होते थे, वो भरसक आपने प्रयत्न किया कि आप बेहतर से बेहतर उनके लिए क्या कर सकते हैं। ये किस तरह से मन में आया कि सर इस प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए, करनी चाहिए? ये मन में ऐसे आया कि मैं हमेशा दूसरे के उस पर खुद को रख के देखता हूँ। कवि भी हूँ, लेखक भी हूँ, तो थोड़ा संवेदनशीलता है। और खासकर पुलिस ऑफिसर, इनको तो संवेदनशील होना ही चाहिए। तो जब अपने आप को रख के देखता हूँ सामने वाले के जगह पे, तो खुद से ही आ जाता है कि नहीं, ऐसे करना है। तो जब पहली वेव आई थी, ये अभूतपूर्व टाइप की समस्या थी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, और अगली वेव का प्रेडिक्शन हो गया था और ये बताया जा रहा था कि अगली वेव इससे भी ज़्यादा फैटल और ख़तरनाक आएगी। तभी से मैंने एक डेटाबेस बनाना शुरू कर दिया था। तो भारत के लगभग सभी मुख्य शहरों में या मेन जो रीजन्स हैं, वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स का एक अच्छा खासा डेटाबेस था मेरे पास। मेरे पास कोई चीज़ आती थी रिक्वेस्ट, तो मैं उन वॉलंटियर्स को हर एक शहर में कम से कम 4-5 लोगों को फॉरवर्ड करके उनका फॉलोअप करता था। लेकिन ये ज़रूर देख लेता था कि वो रिक्वेस्ट जेन्युइन हो, कहीं ऐसा ना हो उसके बदले में कहीं वसूली या कुछ और तरह का उसको, मतलब किसी और व्यक्ति को दे करके उसके ज़रिए कुछ वो ना किया जा रहा हो। तो कई बार डॉक्टर वगैरह से खुद ही बात कर लेता था। ऐसा करते करते कई बार देर रात भी हो जाती थी, क्योंकि ये बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होता है। लेकिन जिस समाज से लिया है उस समाज को लौटाना भी चाहिए। एक आईपीएस अधिकारी जब साहित्य में रुचि लेता है, साहित्य, कविता, ये सब वो फील्ड हैं सर कि एक आम आदमी उनमें बहुत कम रुचि ले पाता है, लेकिन एक आईपीएस रहते हुए साहित्य में गहरी रुचि आपकी रही है, कविता आप लिखते रहे हैं। कितना उसमें, अगर आप आईपीएस हैं सर, साहित्य में रुचि रखते हैं, साहित्य को लगातार देखते हैं, समझते हैं, कविताएं आप लिखते हैं, उसका फ़ायदा कितना इस फील्ड में आप देखते हैं कि आपको मिलता है? पहले तो देखिए, मैं बहुत पहले एक लाइन पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी ही होगी, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आपकी भावनाओं और आपके वैचारिक आयाम को बहुत ही, उसके क्षितिज को बहुत विस्तार मिलता है। कई सारे एस्पेक्ट में आप चीज़ों का एनालिसिस कर पाते हैं, एक बेहतर दृष्टिकोण डेवलप होता है। फिर एक जगह आपने पढ़ा ही होगा, गोपाल दास नीरज जी लिखते हैं कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये इसी को रिलेट करती हुई बात है। मेरी फील्ड में देखिए, जब हम लिखते हैं तो हमारी बहुत सारी मनोग्रंथियाँ सुलझती हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें, जो अंदर के बहुत सारे विकार हैं, वो कैथारसिस, विरेचन की प्रक्रिया में बाहर आ जाते हैं। उससे आपको एक बेहतर मानव होने में मदद मिलती है। और पुलिस अफसर अगर बेहतर मानव है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार आप इंस्टेंट जस्टिस करने के उसमें रहते हैं, मोड में, तो आपको बहुत मदद मिलती है, आप लोगों के साथ बहुत बेहतरीन न्याय कर पाते हैं। सर, फील्ड में काम करना और फील्ड से अलग काम करना, दोनों बहुत अलग अलग चुनौतियां हैं। राजनांदगांव, रायपुर, दंतेवाड़ा, पेंड्रा, मरवाही, गौरेला, वहाँ आप रह चुके हैं। फिलहाल एडीसी टू गवर्नर हैं आप। दोनों बहुत अलग वर्क हैं। अगर मैं देखूं तो एक फील्ड का जॉब है, ये फील्ड से अलग जॉब है, लेकिन इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा है। कितना अंतर मानते हैं इन दोनों जॉब्स को? अंतर तो आप ये समझिए कि अगर एक कंटिन्यूम हम खींचते हैं
तो दोनों कंटिन्यूम के एकदम अपोजिट एंड्स हैं, तो 180 डिग्री आप टर्न हो जाते हैं, क्योंकि ये रेगुलर पुलिसिंग जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत जिम्मेदारी भरा है, जैसा कि आप कह रहे हैं। आप राज्य के प्रथम नागरिक की सेवा में हैं। प्रशासन ने जैसे वो जिम्मेदारियां सौंपी थी वैसी ये जिम्मेदारी सौंपी है, और हर जिम्मेदारी से कोशिश हमेशा ये रहती है कि 100% न्याय किया जाए। बाकी आपने वो गांधी जी का भी पढ़ा ही होगा, संघर्ष विराम संघर्ष। तो आप संघर्ष करते हैं, फिर कुछ विराम लेते हैं ताकि आप नए संघर्ष के लिए नई ऊर्जा के साथ जुट सकें। तो एक उस फेस की तरह मैं देखता हूँ इसको, और बहुत नया टाइप का एक्सपोजर, बहुत यूनिक है। आप कई, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश महोदय का शपथ ग्रहण समारोह, उसमें स्टेज पे हैं हम और सामने ही देख रहे हैं कि वो क्या शपथ है, क्या लिख रहे हैं, वो क्या साइन कर रहे हैं, फिर गवर्नर मैम क्या साइन कर रहे हैं। मतलब बहुत यूनिक टाइप का एक्सपीरियंस है। तो आपका जो प्रोटोकॉल है, आप जो डेली अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, तो एक से एक ख्यातिलब्ध लोग मिलने आते हैं, आपका उनसे साक्षात्कार होता रहता है, 2-4 आप होते रहते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई जगह आपको बहुत इंपॉर्टेंट फोरम्स पे जाना होता है, साथ में कई प्रोग्राम्स लाइन अप करने होते हैं, सिक्योरिटी राजभवन की, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो एकदम यूनिक है। 3 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं आपके साथ, जो लगातार फॉलो करते हैं आपको ट्विटर पर, इंस्टा पर, एफबी पर। जब वो फॉलो करते हैं सर, तो किन किन बातों की रिक्वायरमेंट, कुछ बातें ऐसी लगती होगी आपको कि उनकी मदद, क्योंकि अगर मैं देखूं तो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी आप जाने जाते हैं, करियर काउंसलर के तौर पर भी आप जाने जाते रहे हैं, युवाओं की मदद भी आप करते हैं। ये एक समय में इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे फॉलोअर्स आपके बनते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते हैं, कैसे मीट आउट हो पाता है सर ये? देखिए, एवरीथिंग कम्स विद ए प्राइस टैग एंड देयर इज़ नो फ्री लंच। तो सिंपल है, आपके जो आपको हॉलीडेज़ मिल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हों अदरवाइज़, या आपके अपने सैटरडे संडे हैं, तो सैटरडे नाइट को आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके और भी कई तरीके हैं, तो हम उस तरह से कर लेते हैं कई बार। और एक जगह मैंने पढ़ा था बहुत पहले किसी किताब में कि दुनिया के व्यस्ततम व्यक्ति के पास भी अगर वो निकालना चाहे तो कुछ समय इस तरह के मीनिंगफुल वर्क्स के लिए निकाल सकता है। तो मैं उसमें बड़ा यकीन करता हूँ। मैं अनावश्यक अपने आप को बिज़ी दिखाने में बिल्कुल यकीन नहीं करता। और जी हाँ, बिल्कुल सही है, जितना ज़्यादा लोगों से आप जुड़ते जाते हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, और जितना एक्सपेक्टेशन पे आप डिलीवर करते जाते हैं उतने ही ज़्यादा लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो ये दोनों पूरक है, ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। तो ये अच्छा है, अच्छा एक अद्भुत अनुभव है। युवा सर बहुत कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है। युवाओं के लिए संदेश जो मैं लूँगा सर, उसके पहले एक बात और है जो परिवार के बारे में। देखिए सर, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, लगातार इतना काम करते हैं, आप सोशल मीडिया में भी मैं आपको बहुत एक्टिव देखता हूँ। परिवार का सपोर्ट कितना ज़रूरी समझते हैं इन चीज़ों में? बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि मेरे को शेप अप करने में मेरे दादाजी की बचपन की कहानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने कुछ मूल्य और संस्कार डाले। फिर मेरे पिताजी को मैंने देखा, हालांकि वो प्राइवेट जॉब में ही थे, लेकिन कम से कम 40-50 लोगों की नौकरी उन्होंने अपनी कंपनी में लगवाई हुई थी। तो शुरू से ही इन चीज़ों को देखा, तो उसका कुछ ना कुछ मेरे पास भी, मेरे लिए भी टेक अवे रहा है। फिर अभी मेरी वाइफ है, तो वो भी बहुत ही सुलझी हुई इंसान है। आप अगर अपने पारिवारिक घरेलू मोर्चे पे आप संतुष्ट रहते हैं और एट पीस, एट ईज़ रहते हैं, तो आप अपने बाकी बहुत सारी भूमिकाओं और रोल्स में न्याय कर पाते हैं। और आपका अगर साझीदार अगर बहुत डिमांडिंग नेचर का नहीं है, तो उसका भी बहुत आपको फ़ायदा मिलता है। तो परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है, और ईश्वर की कृपा रहेगी तो आगे भी बना रहेगा। अखिल भारतीय स्तर पर भी काफ़ी पुरस्कार आपको मिले हैं सर, कविताएं भी आप बहुत अच्छी लिखते हैं, नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज भी की जाती है। पुलिस विभाग में भी थे, तब भी मैंने 26 जनवरी की परेड में भी आपको देखा है सर। उसके अलावा आपको नक्सल फ्रंट पे भी अलग अलग चीज़ों में काम करते मैंने देखा है। कविताओं में रुचि काफ़ी है आपकी सर। अब चूंकि युवाओं की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ सर, युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं सर, क्योंकि युवा जो अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, करियर में अपना गोल अचीव करना चाहता है, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं सर अपनी कविता के माध्यम से? मैं कोई मोटिवेशनल पोएम कहूँ उससे पहले मेरी 1-2 अपेक्षाएं रहती हैं। वो हमेशा मैं लगभग हर प्रोग्राम में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो नीड ऑफ द आवर है। और मुझे लगता है, मैं अक्सर सोचता हूँ
कि हमारे यहाँ लोग जो है बहुत ही सचेत हैं अपने अधिकारों के बारे में, कि मेरे इस तौर पे ये अधिकार हैं, इस रोल में ये अधिकार हैं, सबको सब पता है। तो एक समय था अधिकारों के बारे में लोगों को बहुत पता नहीं होता था, तो अधिकारों पे खूब बात की जाती थी, विमर्श किए जाते थे। अब मुझे लगता है अब एक हाई टाइम आ गया है कि हम कर्तव्यों पे बात करना शुरू करें, कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं एक नागरिक के तौर पे। अच्छा, हमारा देश से हमारे सिस्टम से हम कितना लाभ ले सकते हैं हमको पता रहता है। हम देश को, व्यवस्था को हमें देना है और क्या क्या देना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये मेरी हमेशा खासकर युवाओं से, क्योंकि युवा देश का भविष्य हैं, तो उनसे हमेशा अपील रहती है कि अधिकार और कर्तव्य में अब कर्तव्य पे ज़्यादा जोर दें। इसके साथ में जो आपने एक प्रश्न पूछा था कि युवा निराश और हताश जल्दी हो जाते हैं, या मैं करियर काउंसलर की भी भूमिका में रहता हूँ, तो मैं एक छोटी सी कविता 2-4 पंक्तियाँ शेयर करना चाहूँगा उनसे। ये कविता मैंने लिखी थी जब मेरा यूपीएससी के पहले अटेम्प्ट में मैं पीटी मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू पहुंच गया था। वो मेरा लगभग हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था, क्योंकि मैं उस समय एसबीआई पीओ था, बहुत बिजी रहता था। फिर दूसरा जब अच्छा प्रयास मैंने थोड़ी तैयारी के साथ दिया तो उसमें मेरा पीटी निकला और मेंस ही नहीं निकल पाया, जबकि मैं सोचा था इस बार मैं आराम से फाइनल सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ कर लूँगा। उस समय मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, पहले तो मैं पूरा टूट गया था, फिर मैंने एक दिन लिखा और गुबार निकाला और उसके बाद फिर से जुट गया। तो ये कविता इस तरह है। आंधी जोरों की आएगी, तूफान भी डराएगा, आने दो आंधी तूफानों को, हम नहीं डिगेंगे, नहीं डरेंगे, हमको तो टकराना है, बस आगे बढ़ते जाना है। रास्ते में संभव है पहाड़ मिलें, ऊंचे ऊंचे पठार मिलें, वो बड़े बड़े भीषण पहाड़ आसमां चूम रहे होंगे, हम भी उनकी छाती पे चढ़ आसमां को छू लेंगे, हम नहीं डिगेंगे, नहीं डरेंगे, हमको परचम फहराना है, बस आगे बढ़ते जाना है। क्या बात है सर। आज आपने बात की सर हमसे, बहुत सारे विषयों पर हमने बात की। निश्चित तौर पर युवाओं के लिए आपका पूरा जीवन एक मोटिवेशनल होना चाहिए, मोटिवेशन से भरा आपका जीवन है, संघर्ष से भरा आपका जीवन है। आपको आपके अग्रिम भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर, और आगे प्रगति के पथ पर आप अग्रसर होते हैं। तो आज आपने सुना सूरज सिंह परिहार जी को। सीधे तौर पर इनका साफ तौर पर कहना है कि आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा आपकी सफलता उतनी बड़ी होगी। तो अफसरनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार कैसे फिर अधिकारी साहब से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।